नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए 17 नवंबर 2025 इसका करंट अफेयर लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज सोमवार है, 17 नवंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है कि 2025 में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपने काफ़ी नाम सुना होगा एक खिलाड़ी का, शेफाली वर्मा। ठीक है। और हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ महिलाओं का, उसके अंदर भारत चैंपियन बना और उसमें शेफाली वर्मा का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसीलिए इसी को देखते हुए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने शेफाली वर्मा को क्या बना दिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है हरियाणा महिला आयोग का। कुछ और जानकारी आपको दे देता हूँ। तो शेफाली वर्मा को 2025 राज्य महिला आयोग का क्या बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और जब नियुक्ति समारोह था उसके अंदर किसने, कहाँ पर हुआ, ये दिल्ली में हुआ और उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। आपको बता दूं कि शेफाली ने जो अभी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसके फाइनल में उन्होंने 87 रन बनाए थे और साथ में 2 विकेट भी लिए थे और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेफाली वर्मा और काफ़ी न्यूज में रही हैं ये, तो आपको ये इनका नाम याद रखना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस सवाल को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन इन 2025 एंड द करेक्ट आंसर विल बी शेफाली वर्मा। हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एंड यू कैन गो थ्रू इट। हमारा उद्देश्य ये है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हम लोग बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आए। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह, एक नया पोर्ट बनाया गया है, कौन सा, न्यू मैंगलोर के नाम से, जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में 1500 करोड़ रुपए की जो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की परियोजना की क्या की है, घोषणा की है। तो आपको बताना है कि मैंगलोर कहाँ है। तो दोस्तों, ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक का मैप है। कौन किसका मैप है ये आपके कर्नाटक राज्य का मैप है। और कर्नाटक राज्य में आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर क्या स्थित है, मैंगलोर। और यहाँ पर आपका देख लो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर स्थित है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सीधी लाइन में अगर आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे, अरेबियन सी के किनारे पे क्या है आपका, ये मैंगलोर पोर्ट है। ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, कर्नाटक इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं तो कुछ और जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने न्यू मैंगलोर पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए कितने रुपए की घोषणा की है, 1500 करोड़ रुपए की। और ये घोषणा कब की गई, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये घोषणा की गई थी। और सर्बानंद सोनोवाल ने मैंगलोर में आयोजित इस कार्यक्रम में 20 विकास परियोजनाओं का भी साथ में शुभारंभ किया। वर्तमान में जो इसकी कैपेसिटी है वो है 46 बिलियन टन। ठीक है। तो और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है भारत के 12 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुख्य रूप से ये क्या चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, उर्वरक हो गए, कोयला हो गया और कंटेनर कार्गो, ये सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से किया जाता है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ए 1500 करोड़ modernization project is located in which Indian state? The correct answer will be Karnataka. Correct answer will be Karnataka. Let's move to next question. अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये आपको मिले तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का लिंक एड्रेस है, गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, इसके नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ये पीडीएफ जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से आप इंग्लिश में भी चीज़ों को देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत सरकार ने हाल ही में जीआई टैग की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हुआ करती थी, इसको घटा करके कितना कर दिया दोस्तों, 1,000 रुपये कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है वो भी देख लेते हैं।
तो चलिए, तो भारत सरकार ने जीआई टैग में कितनी कमी की है? 80% की कमी की है और 5,000 की जगह कितना कर दिया है? 1,000 कर दिया है। इस शुल्क में कटौती का उद्देश्य है जो आदिवासी और जो ग्रामीण कारीगर हैं उनको क्या करना है? समर्थन देना है। और ये घोषणा कब की गई? 12 नवंबर 2025 को की गई। ठीक है, आपको पता है अभी जनजातीय व्यापार सम्मेलन हुआ है अभी नई दिल्ली में, उसी के तहत इसकी घोषणा की गई है। और आपको पता भी होना चाहिए जीआई टैग का मतलब होता है कि जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई विशेष चीज़ उत्पादित होती है तो उसको पहचान देने के लिए और उसका व्यापार बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे बीकानेरी भुजिया है और भी बहुत सारे, जैसे हाल ही में राजस्थान में 5 चीज़ों को एक साथ जीआई टैग दिया गया था। वो 5 चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला था आपका पिछवाइया। पहला क्या था? पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ, ये RS मेंस में भी एक बार सवाल पूछा गया था। ठीक है, पहला पिछवाइया था, इनको दिया गया। फिर उसके बाद में जोधपुरी बंधेज, दूसरा कौन सा था आपका? जोधपुरी बंधेज, तो उसको दिया गया। उसके अलावा फिर है आपकी कोप्तगिरी। क्या है? कोप्तगिरी, इसको भी जीआई टैग मिला अभी। पाँच पाँच को एक साथ मिला था। ठीक है, तो कोप्तगिरी हो गया। फिर था आपकी उस्ता कला, कौन सी थी? उस्ता कला, ये भी बीकानेर की है। ठीक है, तो उस्ता कला को दिया गया। उसके बाद में आपका उस्ता कला हो गया। एक था कशीदाकारी। कशीदाकारी, ये बाड़मेर की कशीदाकारी है। तो इस तरह से 5 चीज़ों को एक साथ राजस्थान की जो है जीआई टैग दिया गया। ये बड़े ही मतलब एक साथ 5 चीज़ों को पहली बार जीआई टैग मिला था राजस्थान में, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इंग्लिश में सवाल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिड्यूस्ड द जीआई टैग एप्लीकेशन फी फ्रॉम 5,000 टू विच अमाउंट? द करेक्ट आंसर विल बी 1,000। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि रिसर्च लैब बना रहा है भारत। तो आपको बताना है दोस्तों कि हम ये जो रिसर्च लैब है ये कितनी गहराई पे बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं 6 किलोमीटर की गहराई पे। कितनी किलोमीटर की गहराई पे बना रहे हैं? 6 किलोमीटर की गहराई पे हम एक फुल फ्लेज्ड लैब बनाएंगे जहाँ पर 24 आवर्स लोग रहेंगे और रिसर्च करेंगे। कुछ और जानकारी आपको मैं इसके बारे में दे देता हूँ। तो जो भारत है वो हिंद महासागर के नीचे 6,000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी, ये जो लैब होगी ये दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर रिसर्च लैब बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत अब न केवल अंतरिक्ष में, जैसे अंतरिक्ष में तो आपको पता है इसरो ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया जब हमने पहली बार जो चंद्रयान है हमारा उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या है, अब हम अंडर वाटर रिसर्च में भी विश्व में अग्रणी देश बनने जा रहे हैं। तो ये जो परियोजना है ये हमारी डीप सी रिसर्च के लिए जो हमारा 2047 का विजन है उसके तहत इसकी प्लानिंग की गई है। और ये फुल फ्लेज आवास स्थापित करेंगे। तो उसके लिए पहले 500 मीटर का एक डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसके अंदर कुछ वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल में 3 वैज्ञानिकों को 24 घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर रखा जाएगा। और जिस तरह से हम लोग ISS प्लान कर रहे हैं, इंडियन स्पेस स्टेशन प्लान कर रहे हैं ना, 2028 तक हम लोग अपना इंडियन स्पेस, शायद 2035 है, आई एम नॉट श्योर, कि 2035 तक हमारा जैसा भारतीय BSS भारतीय स्पेस स्टेशन जो है वो हम लोग अंतरिक्ष में स्थापित कर देंगे। तो उसी तरह से हम लोग एक अंडर वाटर लैब भी बना देंगे। ठीक है, इस लैब का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समकक्ष एक अंडर वाटर लैब बनाना। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अभी उसके लिए हमें मेटलर्जी का ज़रूरत होगा, जैसे इसमें टाइटेनियम और बहुत सारी मिश्र धातुओं का प्रयोग करके और ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी कि इतना दबाव सहन कर सके। इसके अलावा आपको पता है डीप सी, जैव विविधता, औषधियों की खोज और बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको भी इस चीज़ से क्या मिलने वाला है दोस्तों? बढ़ावा मिलने वाला है। तो भारत की यह पहल वर्तमान स्थित सबसे गहरी प्रयोगशाला, अभी अमेरिका के पास सबसे गहरी प्रयोगशाला है और वो है एक्वेरियस रीफ बेस के नाम से है। ठीक है, ये इससे भी कहीं ज़्यादा हाई फाई और एडवांस होने वाली है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब एट व्हाट डेप्थ? द करेक्ट आंसर विल बी 6,000 मीटर, या इसको आप 6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इंग्लिश में भी आप सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
2026 में FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH जो है उसने हॉकी विश्व कप जो है 2026 का उसकी जो मेज़बानी है किन दो देशों को दी है, तो याद रखना आपको बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 का हॉकी विश्व कप होने वाला है। तो ये भी एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल होगा। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। 2026 का जो हॉकी विश्व कप है उसकी संयुक्त मेज़बानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। ये टूर्नामेंट 15 से लेकर के 30 अगस्त 2026 तक होगा। इसमें 16 टीमें भाग लेती हैं, 16 टीमें पुरुषों की और 16 टीमें महिलाओं की है। तो ये आप देख सकते हैं सब कुछ डिसाइड हो गया। फाइनल मैच कहाँ पे खेला जाएगा, महिलाओं का फाइनल कहाँ पे खेला जाएगा, तो पुरुषों का तो फाइनल बेल्जियम में होगा, महिलाओं का फाइनल नीदरलैंड में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी को होस्टेड बाय विच टू कंट्रीज, एंड द करेक्ट आंसर विल बी बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। ये आप इंग्लिश में भी अपना एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक्सप्लेनेशन अगर मैं पूरा आपको डिक्टेट करता हूँ या लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ तो एक बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट लगाएं आप केवल अपनी क्लास को देखने में, ताकि आप लोग अपना टाइम को बचा सकें। क्योंकि सबसे कीमती चीज़ अगर आज आपके पास है तो वो है आपका टाइम। तो आपको टाइम अपना बचाना है, वेस्ट नहीं करना है मोबाइल वगैरह में, और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त तुंगबुक और पुमटोंग पुलित किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या नाम है? एक तो तुंगबुक नाम है, ये आप देख सकते हैं, तुंगबुक यहाँ पर है। और एक क्या है दोस्तों? पुमटोंग। ये पुमटोंग आप यहाँ पर बांसुरी के जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों को क्या मिला है दोस्तों? GI टैग मिला है। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा जो बहुत ही सुंदर राज्य है सिक्किम, ये उससे संबंधित है। चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को 5 नवंबर 2025 को GI टैग प्राप्त हुआ। ये दो वाद्य यंत्र हैं जो सिक्किम में एक जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति, उसके वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। और ये 3 तार वाला वाद्य यंत्र है तुंगबुक जो होता है। और जो पुमटोंग है वो एक बांस की बांसुरी है, यानी कि ये सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो दोनों वाद्य यंत्रों को अभी संगीत श्रेणी में क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। और इंग्लिश में भी देख सकते हैं हम इस सवाल को। द टुंगबुक एंड पुमटोंग पुलित रिसेंटली अवार्डेड GI टैग्स बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट, एंड द करेक्ट आंसर विल बी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा कि सिक्किम की राजधानी कौन सी है। और ये आप इंग्लिश में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा मालगाड़ी की सुरक्षा के लिए शुरू की गई AI आधारित लॉकिंग निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, मालगाड़ी का जो गेट होता है उस पर इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे बहुत लंबे टूर पे जब मालगाड़ी चलती है तो रास्ते में क्या हो जाता है, मालगाड़ी से सामान चोरी होने की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती है। क्योंकि चलती ट्रेन में लोग चढ़ करके, और ये गेट जो होता है इस तरह से लॉक होता है, इसको खोल करके चोरी कर लेते हैं। तो अब इस तरह का सिस्टम लगा दिया जाएगा, तो कोई भी इससे अगर छेड़खानी का प्रयास करेगा तो तुरंत वो व्यक्ति पकड़ में आ जाएगा। और ये पूरा ऐप पूरा क्या है दोस्तों? AI इनेबल्ड है। ठीक है, AI इनेबल्ड लॉकिंग सिस्टम है। तो इसका नाम दिया गया है दृष्टि। क्या नाम दिया गया है? दृष्टि। आप यहाँ पे देखो अक्षर में देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। तो क्या नाम दिया गया है इसको? दृष्टि नाम दिया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपको। इंडियन रेलवे में क्या नए इनोवेशन हो रहे हैं उसमें आप ये इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था। कुछ और जानकारी इसके बारे में ले लें। तो दृष्टि मालगाड़ियों के लिए AI आधारित रियल टाइम लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, यह परिवहन के दौरान छेड़छाड़ किए गए, अनलॉक किए गए या खुले वैगन के दरवाजों का पता लगाता है। और इसको IIT गुवाहाटी ने और आपका NFR इन्होंने मिलकर के बनाया है। ये मालगाड़ियों पर लगे AI संचालित कैमरों और संचार से सेंसरों का प्रयोग करता है। इस प्रणाली का चयनित मालगाड़ियों पर 10 महीने तक क्या किया गया? परीक्षण किया गया, और हाल ही में इसको फुल फ्लेज रूप से लागू कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल था ये। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू
AI based locking monitoring system introduced by Indian Railways for freight wagon security, and the correct answer will be Drishti. Oh, here is the explanation in English. You can go through it. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में हर साल, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इस बार ये पक्का पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसकी कुछ रिलेवेंस ऐसी बन रही है। भारत में हर साल जनजातीय गौरव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। किसकी फोटो है? बिरसा मुंडा जी की। किसकी फोटो है ये? बिरसा मुंडा जी की फोटो है। इनकी 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। और इसमें अभी हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की घोषणा और उद्घाटन किया है। तो याद रखना, 15 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ऑलरेडी मना लिया गया है, जनजाति गौरव दिवस। तो जनजातियों के लिए जो गौरव का दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाता है। यह दिन आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करता है। जो आदिवासी है वो बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में मानते हैं। और 2025 का जो उत्सव है, बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी भूमि का पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जन्म 1875 में छोटा नागपुर के पठार के एक गाँव में हुआ था। और 1900 में 25 वर्ष की आयु में जेल में उनका क्या हो गया था दोस्तों? निधन हो गया था। मात्र 25 वर्ष ही ये जीवित रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश में इसको देखें तो ऑन विच डेट इज जनजातीय गौरव दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर विल बी 15 नवंबर। हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, यू कैन गो थ्रू इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा घोषित पेटेंट दाखिल करने में भारत ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने पूरे वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया है। हम विश्व में 6ठे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करने के मामले में। और जानकारी इसके बारे में बता दूं आपको, तो हमारे जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि भारत विश्व स्तर पर 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट आवेदनकर्ता देश बन गया है। और भारत ने इस बार कितने पेटेंट किए हैं? 64,000 से अधिक पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दाखिल किए हैं। और इनमें से भी 55% से अधिक जो है, जो हमारे युवा हैं, नए नवाचार आधारित जो है पेटेंट हैं। और इससे क्या हुआ है कि भारत की जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो रैंकिंग है, आप सोचो 81 से कहाँ पर पहुँच गए हैं दोस्तों? हम लोग 38 पे पहुँच गए हैं। कहाँ पर पहुँच गए हैं? 81 से, और कहाँ पे पहुँच गए हैं? 38 पे। तो आप इस सवाल को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, और आप इसको और भी मेंस में या इंटरव्यू में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि नवाचारों के मामले में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि हमारे यहाँ से वित्त पोषण, मार्गदर्शन और बहुत सारा इकोसिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, जैसे टिकरिंग लैब वगैरह। तो उन सब चीज़ों से भी इसमें फ़ायदा मिल रहा है। तो ये एक नए भारत की, आगे बढ़ते हुए भारत की पहचान दर्शाता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। इंडिया रिसेंटली अचीव्ड विच ग्लोबल पोजीशन इन पेटेंट फाइलिंग एज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी 6th लार्जेस्ट। और हमारी जो रैंकिंग हो गई है 81 टू 38। अभी हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सी पोजीशन पे आ गए हैं? 38वें नंबर पे आ गए हैं। ये आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगला सवाल है, डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी नई अंडर वाटर रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो हमने अभी एक नई रक्षा प्रणाली विकसित की है जिसका नाम है MVAUV। क्या नाम है? MVAUV, यानी कि मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस, और आपका इसका नाम है अंडर वाटर व्हीकल। ठीक है, तो मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। तो ये हमने नया बनाया है। किसने? डीआरडीओ ने। और इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे पानी के अंदर जैसे हमारे जैसे दुश्मन भी हैं बहुत सारे, तो वो अगर माइन वगैरह बिछा देते हैं, तो उन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए ये एक सिस्टम हमने बनाया है। तो डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की एक नई पीढ़ी विकसित की है। ये
जो है हमारा एक संस्थान है, नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है माइन काउंटर मेजर के रूप में, यानी अगर कहीं माइंस बिछी हुई हैं तो उसका पता लगाना। और ये पानी के भीतर जो भी खतरा होता है उसको त्वरित और स्वचालित पता लगाने में, यानी कि ये मतलब रैपिडली और ऑटोनोमस रूप से जो है हमारा जो माइंस जो बिछाते हैं उसका खतरा ये पता कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कैमरे वगैरह और आईआर जो होता है वो सब लगा हुआ होता है। और आपको पता है सोनार का प्रयोग होता है इसके अंदर, रडार की बजाय क्या यूज होता है, साउंड वेव्स का यूज करके और इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है, बस नाम याद रखना, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, MPAUV। किसने बनाया है ये, DRDO के द्वारा अभी ये विकसित किया गया है। और इसको डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किया है ये भी आपको याद रखना है, NSTL विशाखापट्टनम, ठीक है, जो हमारा नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है उसने इसको वो किया है। अगले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, DRDO रिसेंटली डेवलप्ड विच न्यू अंडर वाटर डिफेंस सिस्टम, द करेक्ट आंसर विल बी MPAUV। और हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, यू कैन गो थ्रू इट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला पार्ट पूरा करंट अफेयर का। आपको पता है हमारे करंट अफेयर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है आपका करंट अफेयर और एक होता है आपका जर्नल अवेयरनेस। 10 सवाल मैं आपके लिए करंट अफेयर के लेके आता हूँ, 8 सवाल मैं आपके लिए जर्नल अवेयरनेस के लेके आता हूँ। तो 10 सवाल करंट अफेयर के कर लिए, अब चलते हैं हम अगले 8 सवाल की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर IEEA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि खान और खनिज के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मेल नहीं खाता है। यानी 3 जो है इसमें सही है। तो देखो जावर जस्ता बिल्कुल सही है, बेला डीला की आपको पता है सबसे बड़ी खान है लोएस की विश्व की, तो ये भी सही है। घाट शिला में तांबा भी प्राप्त होता है, ये भी सही है। कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख लौह अयस्क का स्थान है, किसका स्थल है, लौह अयस्क का स्थल है, न कि बॉक्साइट का। तो यहाँ पे लौह अयस्क आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर ये जो डी है यहाँ पर, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने 13,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, ठीक है। तो अमरावती को जो राजधानी बनाया गया है आपको पता है अभी, तो उसी के संदर्भ में विश्व बैंक ने कितने करोड़ का लोन दिया है, 13,500 करोड़ रुपए का। आपको बताना है कि विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देता है। तो क्या सरकारी बजट में घाटे को पूरा करने के लिए देता है, तो नहीं। विदेशी मुद्रा संकट के लिए भी नहीं देता, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी नहीं देता। तो किस लिए ऋण देता है, ये पुनर्वास और विकास के लिए ऋण देता है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए जो है विश्व बैंक आपको पैसे देता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, विश्व बैंक विकासशील देशों को मुख्य रूप से पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण दे रहा है। तो आपको पता है अमरावती को राजधानी बनाने के लिए कितने पैसे दिए हैं, 13,500 करोड़ रुपए। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल, PM मोदी ने रेलवे स्टेशनों पर 18 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया, उसी के संदर्भ में हमें बताइए कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी नाम कर दिया गया है PMBJP। क्या नाम कर दिया गया है इसका, नाम निकालने में जो है मोदी सरकार में काफ़ी धुरंधर लोग बैठे हैं। तो इस बार इसका नाम क्या निकाल दिया गया है, प्रधानमंत्री, ठीक है, भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इसका नाम है PMBJP, ठीक है। तो इसको भाजपा से भी इन्होंने जोड़ दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। तो आपको याद रखना है जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर जो सस्ती दवाओं के, जो जेनरिक दवाओं के स्टोर्स खोले जा रहे हैं। तो हाल ही में भी कितने स्टोर खोले गए, 18 जन औषधि केंद्र खोले गए। तो इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। एक सवाल तो ये हो गया। तो अरविंद सिंह साहनी को क्या बनाया गया है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का क्या बनाया है, चेयरमैन बनाया गया अरविंद सिंह साहनी को। अब आपको बताना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक महिला को पहली बार जो है शामिल किया गया है।
और वो कौन महिला का नाम क्या है, तो उनका नाम है शुक्ला मिस्त्री। क्या नाम है इनका? शुक्ला मिस्त्री जो है वो IOC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल पे आ जाइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया। अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब आता हूँ मैं सवाल पे कि बताइए 1897 में रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने क्या बनाया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। आपको बताना है कहाँ पर की थी। तो दोस्तों इनका बेलूर मठ था। कौन सा मठ था? बेलूर मठ था। वहाँ पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ये बेलूर मठ हेडक्वार्टर क्या है? ये हेडक्वार्टर है। इस तरह की वहाँ पर ये इस स्थान जो है बेलूर मठ बना हुआ है। तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। अगले सवाल पे चले। तो खगोलविदों ने 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक विशालकाय ब्लैक होल से रिकॉर्ड तोड़ चमक देखी है। तो देखो ये इस तरह से ब्लैक होल होता है और इस तरह से ये चमकता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक होल बनता कब है। तो जब कोई भी तारा जो होता है, हर हर चीज़ की एज होती है। जैसे हमारी भी सबकी एज है, वो एज जैसे पूरी हो जाएगी तो हम सभी लोग भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। उसी तरह से तारे की भी एक एज होती है और जैसे ये एज पूरी होती है तारा भी क्या हो जाएगा? मर जाता है। और तारा जब मरता है तो बहुत सारा इस तरह से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और उसी को जो मरने की जो घटना है तारे की, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लैक होल बोलते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में विचार करना है। तो पहला कथन है कि विशालकाय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना अधिक हो सकता है और ये अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं। तो सही कथन है। ठीक है, और हमारा जो सूर्य है उससे भी कई अरबों गुना बड़े जो तारे हो सकते हैं, वो जब टूटेंगे तो सोचो कितना बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे। और सामान्यतः जो ये है आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। दूसरा होता है कि गुरुत्वाकर्षण लेसिंग तब होती है जब किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाला प्रकाश किसी विशाल वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के कारण क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो आपको पता है अगर सूर्य से मान लो कुछ प्रकाश आ रहा है और जैसे ही वो भारत के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से क्या हो सकता है? डेविएट हो सकता है। क्या हो सकता है? डेविएट हो सकता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? इसी घटना को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण लेसिंग। तो ये कथन भी आपका सही है। फिर है कि तारकीय यानी तारों के ब्लैक होल तब बनते हैं जब कई तारे अपने जीवन के अंत में आपस में टकराते हैं। तो आपस में नहीं टकराते हैं दोस्तों। जब तारे की उम्र पूरी हो जाती है तो वो जब उसकी मृत्यु होती है तब जो है ब्लैक होल बनता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यानी छठे के अंदर सही आंसर आ जाएगा बी, केवल 1 और 2। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसने क्रोमियम प्रभावित क्षेत्रों में असुरक्षित पेयजल की सूचना दी है और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। तो जो क्रोमियम होता है वो जो है पानी के अंदर सामान्यतः एक अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में हमें विचार करना है। तो हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इसको CR6 भी लिख देते हैं, अत्यधिक विषैला होता है और कैंसर, त्वचा विकार और श्वसन संबंधी समस्याओं के जो है उनका कारण बनता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये पानी के अंदर ये अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये कैंसर और त्वचा जैसी और श्वसन जैसी समस्याओं का कारण बनता है। फिर है त्रिसंयोजक क्रोमियम। तो इसको बोलते हैं, इसको CR इस तरह से ब्रैकेट में 3 से लिखा जाता है। ये मानव और पशु पोषण के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक माना जाता है। यानी क्रोमियम माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में बॉडी में ज़रूरत भी होती है इसकी। यानी अत्यंत जो सूक्ष्म जो पोषक पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ में क्रोमियम भी माना जाता है। आपने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास में। ठीक है, लेकिन जो हेक्सावेलेंट है यानी क्रोमियम जो 6 है वो क्या होता है? काफ़ी विषैला होता है। तो ये हमारी बॉडी में ज़रूरत इसकी होती है, लेकिन त्रिसंयोजक क्रोमियम की होती है। ये आपको याद रखना है। तीसरा है कि भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 10500 के अनुसार पेयजल में CR6 की अधिकतम अनुमेय सांद्रता यानी इतने की तो अनुमति है,
तो ये है 50 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगर इतना हो जाएगा तो आदमी तुरंत ही मर जाएगा। तो इसकी जो अनुमत जो मात्रा होती है वो होती है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपको याद रखना है। ये 50 नहीं होती है, बल्कि कितनी होती है, 0.05 होती है। तो ये ऑप्शन दोस्तों अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना सही हो गया 1 और 2, यानी इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। हाल ही में आपको पता है दिल्ली में लाल किले के पास में विस्फोट हुआ, बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं उसके अंदर मारे गए, और सरकार ने इसको क्या माना है, आतंकवादी हमला माना है। और इसके अंदर किसका यूज हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट का यूज हुआ था। दिल्ली लाल किला विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट की भूमिका उजागर हुई है, और जांच से पता चला है कि ये जो केमिकल है ये जैसे मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उससे ये जुड़े हुए हैं। अब कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको विचार करना है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीकरण कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह अपने आप में विस्फोटक नहीं है। यानी जो शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट होता है वो विस्फोटक का काम नहीं करता है। तो सही बात है, इसके अंदर जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तब ये विस्फोटक बनता है। ठीक है। उसके बाद में ईंधन तेल या अन्य त्वरक के साथ मिश्रित होने पर अमोनियम नाइट्रेट अत्यधिक अस्थिर हो जाता है, जिसको ANFO बोला जाता है। ANFO मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, क्या बोला जाता है। और ये जो AFNO है यही एक्चुअल में विस्फोटक के रूप में यूज होता है, और दिल्ली लाल किला विस्फोट में भी ANFO का यूज किया गया। उसके बाद में आपको पता है अभी सोपोर में एक घटना हुई है, जहाँ पर जांच के दौरान क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, और बहुत सारे पुलिस वाले जो लोग हैं वो मारे गए। तो ये भी एक अमोनियम नाइट्रेट जो वहाँ से पकड़ा गया था उसमें क्या हो गया, एक्सीडेंटली विस्फोट हो गया। और ANFO बिना किसी बाहरी ट्रिगरिंग के अपने आप विस्फोट कर सकता है, तो ये गलत बात है। और इसी चीज़ की जांच भी चल रही है दोस्तों, यहाँ जो सोपोर में घटना हुई कि क्योंकि बिना ट्रिगरिंग के जो है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में विस्फोट होना मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन यहाँ पर विस्फोट हुआ। तो इसमें यही चीज़ की जांच की जा रही है कि इस विस्फोट का कारण क्या था। इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन, कि ANFO बिना किसी बाहरी ट्रिगरिंग के अपने आप विस्फोट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बनता है। हालांकि इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके अंदर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ गया 1 और 2। तो दोस्तों ये थी आपकी करंट अफेयर की क्लास। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके और ये क्लास देखी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्ज़ाम के नाम से, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम लोग एक बार फिर कल आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।